हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 3 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। इसके लेखक श्री नागार्जुन के बारे में हमने जाना, उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा। आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे, इस पाठ का वाचन करेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हिमालय की बेटियां। हिमालय एक पर्वत है, हम सभी जानते हैं। हिमालय पर्वत का नाम है। और हिमालय अर्थात हिम आलय, आलय यानी घर, बर्फ का घर। तो हिमालय जो पर्वत है वो बर्फ से ढका हुआ है ना, बर्फ से ढका हुआ है। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, बर्फ के पहाड़ हैं ये सारे, बर्फ से ढके हुए, बर्फ की चोटियां हैं। तो हिमालय पर्वत भी बर्फ का एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। और हम जानते हैं कि नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। नदी, झरने, ये सब पहाड़ों से बहते हुए आते हैं, है ना। बहुत ऊंचे पहाड़ों से नदियां, जल नीचे बहकर आता है और वह नीचे आकर, धरती पर आकर नदी का रूप ले लेता है। तो लेखक ने, नागार्जुन जी ने यहाँ पर हिमालय की बेटियां उन नदियों को कहा है जो हिमालय से निकल रही हैं। हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल, जिनका जन्म स्थल, उद्गम यानी जहां से वे उत्पन्न हुई है ना, जहां उनका जन्म हो रहा है, वो स्थान है हिमालय पर्वत। तो जो जन्म देता है वो पिता के समान होता है ना, वो पिता है। जो जन्म देता है वो पिता है। और नदियां उनकी बेटियां हैं। तो हिमालय, हिमालय पर्वत नदियों के पिता के समान है और नदियां उनकी बेटियां हैं। यही संकेत, यही संदेश हमें यहाँ पर लेखक इस शीर्षक के माध्यम से देना चाहते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में नदियों को बहुत श्रद्धेय रूप से देखा जाता है, बहुत श्रद्धा के भाव से, आदर के भाव से देखा जाता है। नदियों की पूजा होती है, उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है ना। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि नदियां हमारी माँ के समान है। जब हम नदी में डुबकी लगाते हैं, नदी की लहरों में हम जब नहाते हैं, उनकी लहरों में हम जब खेलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ, दादी, मौसी या नानी की गोदी में खेल रहे हैं। लेखक हमें यही कहना चाहते हैं कि ये नदियां हमारी माँ के समान है, हमारी माता के समान है, और हमें इन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। इनका उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपनी माता का ध्यान रखते हैं। तो इन संकेतों के माध्यम से नदी, हिमालय और समुद्र का भी इसमें उल्लेख किया है उन्होंने कि समुद्र क्या है। इन सब प्रतीकों के माध्यम से, इन सब ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इन सभी से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है और हमें इन सभी के बारे में सोचना चाहिए, है ना। आजकल तो हम बहुत नदियों को लोग बहुत गंदा भी कर देते हैं, बहुत सारी गंदगी उसमें डाल देते हैं, है ना। ये नहीं देखते हैं कि ये नदियां इतनी पवित्र हैं, हम एक तरफ तो इनकी पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इन्हें इन्हें गंदा भी कर रहे हैं। तो यही सारे संकेत, यही संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें देना चाहते हैं। तो बच्चों, आपने हिमालय पर्वत का नाम हमने बताया भी आपको। अब वो कहाँ पर है, किस जगह पर है? हिमालय पर्वत नेपाल के बॉर्डर के उस तरफ है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, किस तरफ है। ये देखिए, ये नेपाल है ना, ये इंडिया है, और ऊपर हिमालय, है ना। ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये है
हिमालय, ये पूरी श्रृंखला जो है वो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है। नेपाल होकर हमें हिमालय पर्वत की तरफ जाना होता है। तो बच्चों, हमारा लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक निबंध है, हिमालय की बेटियां। बहुत सारी जानकारी आपको इससे प्राप्त होगी, नदियों के बारे में, समुद्र के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस पाठ से आपको पता चलेगी और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा कि आखिर हम इतनी नदियों के नाम सुनते हैं, इतनी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आखिर वे नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जाकर मिल रही हैं और हमें उनसे क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, इन सभी के बारे में हमारे लिए भी जानना जरूरी है ना। जरूरी, मुझे तो जरूरी लगता है जानना कि हमें जानना ही चाहिए इन सब के बारे में। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 3, हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय की कंधी पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि वही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदान में आकर उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। अब लेखक निबंध लिख रहे हैं तो लेखक की भाषा शैली निबंध की भाषा शैली है ना। निबंध की भाषा शैली में बच्चों हमेशा जो अनुभव किया जाता है उन्हें भी लिखा जाता है। तो ये है निबंध की भाषा शैली है और आपको इस भाषा पर भी ध्यान देना है, इस भाषा को भी समझना है कि लेखक किस प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने बहुत दूर से देखा था और बहुत गंभीर और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। ऐसा लगता था कि एक बहुत ही संभ्रांत यानी अच्छे घर की महिला है, कोई अच्छी पढ़ी लिखी अच्छे घर की, अच्छे खानदान की कोई अच्छी महिला सी वो प्रतीत होती थी, है ना। और उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता। नदी की बात कर रहे हैं ना लेखक, किसकी बात कर रहे हैं, नदी के बारे में। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक ने धरती पर तो उन्हें बहुत बड़े विशाल रूप में देखा और जब वे लेखक हिमालय पर चढ़े तो हिमालय पर उन्होंने क्या देखा कि नदियां तो बहुत ही दुबली पतली और कमजोर सी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हिमालय से जब नदियां निकलती है बच्चों तो बहुत ही उनका जो आकार है वो बहुत सकरा होता है। सकरा यानी बहुत पतला सा आकार होता है, पतली सी धारा के रूप में वो नीचे आती है और नीचे आकर जमीन पर वो बड़ा आकार रूप धारण कर लेती है। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिमालय पर तो इनका दृश्य कुछ और था, ये कुछ और दिखाई दे रही थी और यहाँ आकर वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो लेखक यही देखकर आश्चर्य कर रहा था। खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक ये सोच रहे हैं कि जब मैं इनको इस तरह से उछलना कूदना और इनका खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगा, इनका उल्लास, ये सब यहाँ पर हिमालय पर कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर, हिमालय से निकलकर मैदान में जाकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, एकदम चुपचाप हो जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे बहुत उम्र में बढ़ गई हो। ऊपर तो वो बहुत, हिमालय से जब निकली तब तो बहुत चंचल थी, है ना, बहुत पतली सी दुबली पतली सी थी और नीचे आकर और बहुत उछल कूद कर रही थी। वहां से निकलते समय बहुत खिलखिला कर हंस रही थी, लेकिन नीचे आकर वो एकदम खोई खोई सी और चुपचाप सी लगने लगती है।
कि मैं किसी भी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो मेरा किसी भी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तो इतना कौतूहल, मतलब इतनी जिज्ञासा और आश्चर्य नहीं होता जितना कि मुझे इन नदियों की बाल लीला को देखकर हो रहा है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अंधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब लेखक क्या सोच रहे हैं कि ये ऐसी तेजी से निकलकर कहाँ भागी जा रही है, किससे मिलने के लिए भागी जा रही है, क्या लक्ष्य है इनका, कौन है जो इनकी प्यास को मिटाएगा? अर्थात ये नदियां इतनी स्पीड से, इतनी गति से हिमालय से नीचे नीचे इतनी तेज गति से वे बह रही है कि पता नहीं कहाँ जाकर इन्हें इनकी प्यास बुझेगी, कहाँ जाकर ही रुकेगी। इतना आश्चर्य लेखक को हो रहा है। और लेखक कह रहा है कि ये इतनी सारी यहाँ पर हिमालय पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां होती है, बंधुर अधिकताएं, यानी बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं जड़ी बूटियों वाले, इस तरह के वनस्पतियां जो होती है हिमालय पर, वे सभी वनस्पतियां भी है ना, वो भी इनके साथ, मतलब ऐसी इनके साथ साथ वे भी जाती हैं, इनकी लीलाओं में वे भी भाग लेती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घूमता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक क्या कह रहे हैं कि इतने सारे जो पेड़ हैं, वो पहाड़ों पर जो वृक्ष होते हैं, देवदार के, चीड़, सरो, ये सब वृक्ष के प्रकार हैं ना, इतने प्रकार के वृक्ष होते हैं। इन सब जंगलों से गुजरकर, है ना, हिमालय से निकलकर इन जंगलों से गुजरकर, है ना, इन सब के साथ बातें करने का इसको मौका अवश्य मिल जाता होगा, सबसे बतियाती हुई, हिमालय से निकलकर जंगलों से होती हुई सबसे बातें करती हुई, और वह जाने किन कहाँ कहाँ होकर वो निकल जाती होगी। और वह जो हिमालय है, हिमालय जो खड़ा है, हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घूमता, उसे कितना लगता होगा कि मेरी गोद में पली बड़ी, मुझसे ही ये निकल रही है और फिर निकल कर ये सबसे बातें करते हुए आगे बढ़ती जा रही है, तो वह इन सबको देखकर बहुत सिर घूमता होगा। और फिर बड़ी बड़ी हम लेखक ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़े पर्वतों से जाकर पूछिए, उनके सिवाय तो, उनके पास तो सिवाय चुप रहने के और कोई भी उत्तर नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां ऐसी हैं कि जिनका नाम हम लेते हैं तो बहुत सारी नदियों के नाम हमें आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां हमारी आंखों के सामने नाचने लगी है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में पर्वत समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला होगा। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि हिमालय पर्वत के पिघले हुए दिल, यानी जो ग्लेशियर हिमालय के पिघल रहे हैं, है ना, एक एक बूंद इकट्ठा होकर जल के रूप में नीचे प्रवाहित होती है और वह नदी का रूप ले लेती है। कितनी इतनी सी बात में कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कि हिमालय पर्वत की जो
ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो वो दिल बता रहे हैं कि उन दिल से एक एक बूंद जो पिघलती है और वो पिघल के नीचे जब नदी के रूप में जाती है, तो न जाने कब वो बड़ी 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 नदियों के रूप में जाकर और समुद्र में मिल जाती है। नदियां समुद्र में ही मिलती है जाकर, है ना। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पर वे समुद्र को बहुत सौभाग्यशाली बता रहे हैं कि जिन्हें हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अर्थात बेटी का हाथ पकड़ लिया तो वो क्या बन गए, दामाद बन गए, है ना। समुद्र को लेखक यहाँ पर दामाद मान रहे हैं कि उन्होंने बेटियों का हाथ पकड़ लिया, तो वे दामाद हो गए हिमालय के। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने हमने नीचे धरती पर बहुत बड़े बड़े रूप देखे हैं नदी के, है ना, लेकिन जिन लोगों ने इन नदियों को यहाँ पर देखा है, तो शायद ही उन्हें ये पता हो कि जब हिमालय की गोद में ये नदियां छोटी छोटी बच्चियों के रूप में कैसे खेला करती है ना। बहुत अच्छे से वे खेला करती हैं, बहुत छोटी सी कमजोर सी होती हैं और वहां से निकलकर फिर ये नीचे आती हैं। तो पूरी उनके जन्म स्थल से लेकर यहाँ धरती तक आने तक को लेखक यहाँ पर हमें प्रकट कर रहे हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे हिमालय की गोद में आराम से ये खेलती हैं बच्चियां, है ना, बच्चियों के रूप में हिमालय इन्हें अपनी गोदी में खिलाते हैं पिता के रूप में। तो चाहे दूसरे लोगों के लिए ये आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे यह रूप हिमालय को ससुर के रूप में और समुद्र को उनका दामाद के रूप में, इस दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय ससुर है और समुद्र उनके दामाद है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास एक संस्कृत के बहुत महान रचयिता थे, महान लेखक थे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटकों की रचना की और उनके द्वारा लिखे गए नाटक हिंदी, अंग्रेजी और भी बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित है। बहुत सारी भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो कालिदास ने अपने एक उपन्यास, अपने एक नाटक मेघदूत में, है ना, उपन्यास नहीं, उनका जो नाटक था मेघदूत, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने उसमें उनका जो एक पात्र था यक्ष, विरही यानी जुदा जो हो जाते हैं, जो जुदाई से संबंधित शब्द है विरह। तो यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। कि उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया था कि बेतवा नदी, जिसका नाम है वेत्रवती ना, पुराना प्राचीन नाम उसका वेत्रवती है, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। कि वह भी इस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया कि जरूर उन्हें भी नदियों का यह रूप बहुत ही पसंद था, यह जीवित रूप उन्हें भी नदियों का बहुत बहुत अच्छा लगता था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए,
इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थ्रोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। हो सतलज, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक यहाँ पर अंतिम गद्यांश में हमें ये कहना चाह रहे हैं कि यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह काका कालेलकर, यह भी एक लेखक ही थे, इन्होंने नदियों को लोक माता के रूप में कहा है कि नदियां हम सभी की लोक माता है। तो माता बनाने से पहले हम उन्हें पुत्री के रूप में, बेटी के रूप में यदि हम देखें तो यह भी बहुत अच्छा होगा। और केवल बेटी के रूप में ही क्यों, हम इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देखें, हम इन्हें बहन के रूप में भी देखें, है ना। हम इन्हें इन स्त्री के सभी रूपों में हम इन्हें देख सकते हैं। ये नदियां हमारे हमारे लिए स्त्री के कई रूपों को हमें दिखाती हैं, है ना। इन नदियों में हम स्त्री के कई रूपों को देख सकते हैं। तो लेखक हमसे यही संदेश हमें देना चाहते हैं कि जिस तरह स्त्री के कई रूप होते हैं, वह माता भी होती है, बहन भी होती है, प्रेमिका भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है, उसी तरह ये नदियां भी इन सभी रूपों में हमें देखने को मिलती है। ऐसी ही उन्होंने सतलज किनारे बैठकर एक कविता गुनगुनाई और उस कविता को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों, नागार्जुन लेखक ने बहुत ही अच्छा निबंध हिमालय की बेटियां, जो हमारी पुस्तक में वो लिखा है, और उस निबंध के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे संदेश हमें दिए हैं कि जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा हमें मिल सकती है और बहुत सारी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है ना। जानकारी जैसे कि हिमालय से कौन कौन सी प्रमुख नदियां निकलती है और हिमालय पर्वत पर उनका रूप कैसा होता है, उनका आकार कैसा होता है, नीचे धरती पर आकर वो इतने बड़े आकार में आकार इतने बड़े रूप को और इतने बड़े रूप को ग्रहण कर लेती हैं, है ना। और नदी को हम बहुत श्रद्धा और आदर भाव सम्मान से देखते हैं और उस पूरे परिदृश्य को, उस पूरे दृश्य को उन्होंने किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हिमालय पर जब वे थी तो एक कमजोर और बहुत पतली सी थी, अर्थात वो कौन सी अवस्था में थी, शिशु अवस्था में थी। और जब जैसे जैसे नीचे आई, जंगलों की तरफ आई, तो वे वो बड़ी हो गई थोड़ी, और फिर वो समुद्र तक जाकर मिली तो वो पूरी तरह से वयस्क हो गई, बड़ी हो गई और समुद्र से उनका विवाह हो गया। इस तरह वे समुद्र के साथ जाकर मिल गई। तो हिमालय समुद्र के ससुर हो गए और समुद्र उनके दामाद हो गए, क्योंकि हिमालय की बेटियां कौन है, नदियां हैं, और नदियां समुद्र से जाकर मिल जाती हैं। तो यह सारी बातें उन्होंने हमें बताई है। और साथ ही हमें यह भी, हमारा ध्यान इस तरफ भी उन्होंने आकर्षित किया है कि हमें नदियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जल का बहुत ही अच्छा स्रोत है ना। तो हम यदि नदियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें जल भी प्राप्त नहीं होगा। तो जल को सहेजने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए हमें नदियों का भी ध्यान पूरा रखना होगा। उनकी साफ सफाई का, उनकी स्वच्छता का, सब कुछ हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छा लेसन था। ठीक है, हिमालय की बेटियां, आप जान गए कौन थी हिमालय की बेटियां, ये कहाँ जाकर मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां निकलती है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।